हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब? सब लोग मजे कर रहे हैं? अच्छा, एक चीज हमने प्रीवियस क्लास में बच्चे ये यहाँ पे छोड़ा था अपने स्लाइड को, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज है बच्चे क्लास 7, चैप्टर 1, लाइफ प्रोसेसेस, क्लास 7। लास्ट क्लास में बच्चे हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम देख लिया था। थोड़ी सी क्लास हैवी हो गई थी तो हमने उसको यहीं पे ड्रॉप कर दिया था कि नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। तो एक बार से फटाफट से डायग्राम को रिवाइज करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है फ्रॉम नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर का काम क्या होता है? वो वार्म करती है एयर को बॉडी टेम्परेचर पे लेके आती है, फिल्टर करती है एयर को ताकि जो भी डस्ट पार्टिकल है वो फिल्टर हो जाए। वो हमें स्मेल करने में हेल्प करती है और वो एक म्यूकस जैसा फ्लूइड रिलीज करती है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ डस्ट को अपने साथ एडहेयर कर लेती है और नीचे नहीं जाने देती। ठीक है। नेजल चैम्बर से हमारा जो एयर है वो फेरिंग्स के थ्रू जाता है। फेरिंग्स विच इज कॉमन फॉर फूड एंड एयर। वहां से वो एंटर करता है ट्रैकिया की ओपनिंग। ट्रैकिया की ओपनिंग को हम क्या कहते हैं बच्चे? ग्लॉटिस। ग्लॉटिस का कवर होता है, उसको बोलते हैं हम एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस स्वॉलोइंग के टाइम पे बंद हो जाता है ताकि हमारी सांस वाली पाइप में कुछ खाना न चले जाए या फिर हमको चॉकिंग ना हो जाए। अब जैसे ही एयर नीचे की तरफ आई तो हमारा जो ट्रैकिया है उसके ऊपर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो अगेन कोलैप्स होने से बचाती है हमको। ट्रैकिया बाइफरकेट हो जाता है ब्रोंकाई में। ये ब्रोंकाई हमारे राइट एंड लेफ्ट लंग में जाता है। लेफ्ट लंग में छोटा सा डेंट होता है ताकि वहां पे हार्ट आ जाए। हमारे दोनों लंग्स के नीचे एक इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम का बहुत ही मेजर रोल है ब्रीदिंग मैकेनिज्म में जो अभी हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में। और अगर हम देखें हमारे लंग्स की दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, और इनर को बोलते हैं इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। दो मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड है, वो फ्लूइड का काम क्या है कि वो इजीली हमारे फ्रिक्शनलेस मूवमेंट में हेल्प करता है लंग्स को मूव करने के लिए। ठीक है बच्चे? तो और शॉक एब्जॉर्बेंस का भी काम करता है। और लास्ट जो स्ट्रक्चर होता है जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं उसको बोलते हैं हम एल्वियोलाई। अब ट्रैकिया को अगर हम ध्यान से देखें बच्चे, हमारा जो ट्रैकिया है वो बाइफरकेट होता है। जो ट्रैकिया है हमारा वो बाइफरकेट होके क्या बनाता है? हमारे ब्रोंकाई। और ये ब्रोंकाई जो है बच्चे वो हमारे डिफरेंट लंग्स में जाते। हाँ जी। तो बच्चे जैसे हम एल्वुलाई की बात करते हैं तो एल्वुलाई जो होता है, अगर देखो हमारा ट्रैकिया था, ट्रैकिया बाइफरकेट होता है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई लंग्स में चले गए। अब लंग्स में जैसे जाते हैं हमारे तो हमारे एल्वुलाई तक हमें पहुंचना है। ब्रोंकाई जो होते हैं वो थिक लेयर्ड होते हैं और एल्वुलाई सिंगल सेलुलर लेयर होती है। ठीक है बच्चे? अब एल्वुलाई तक पहुंचने के लिए हमारा ब्रोंकाई को पतला होना पड़ेगा, थिन लेयर बनना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली होता क्या है, हमारा ब्रोंकाई डिवाइड होता है। सबसे पहला जो बाइफरकेशन आता है उसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। एक लेयर कम हुई। वो प्राइमरी ब्रोंकाई जो था वो फर्दर डिवाइड होता है, वो बनता है सेकेंडरी। क्या बनता है? सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई जो होता है वो फर्दर डिवाइड करके बनाता है बच्चा टर्शरी ब्रोंकाई। अब टर्शरी के बाद जो ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं हम ब्रोंकियोल। फर्दर डिवीजन होता है उसको बोलते हैं ब्रोंकियोल। और ये ब्रोंकियोल फिर एंड अप होता है सिंगल लेयर हाईली वेस्कुलराइज यानी कि रिच इन ब्लड वेसल बनाता है एल्वियोलाई और एल्वियोलार सैक, जो कि रिच इन किसमें? रिच इन, वेरी गुड, ब्लड वेसल्स। रिच इन ब्लड वेसल्स। ठीक है। अब ये कराने का रीजन क्या था? जो हमारा वो एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है उसमें ट्रैकिया के बाद ब्रोंकियोल या ब्रोंकाई में कंफ्यूजन करने के लिए वो क्वेश्चन देते हैं, इसलिए हमने ये किया। ठीक है बच्चे? अब आते हैं हमारे
एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या है बच्चे कि गैस कैसे एक्सचेंज होती है लंग्स में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होती है? 3 मार्कर क्वेश्चन आता है बच्चे सीबीएसई बोर्ड्स में, सीबीएसई 3 मार्कर क्वेश्चन पूछेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होती है, कैसे होती है, समझाओ। तो आपको क्या करना है, थ्योरी तो लिखनी है और मैं आपको एक डायग्राम बताती हूँ जिससे फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आपको कुछ ऐसा सा ड्रॉ करना है। क्लाउड्स ड्रॉ करने आते हैं आपको? ऐसे क्लाउड्स का पैटर्न बनाते थे ना स्कूल में, ऐसे 2 बनाना और एक मोटी सी ब्लड वेसल दिखाने के लिए एक ऐसा मोटा सा वो दिखा देना, क्योंकि एल्वुलाई की खुद की स्किन में ही बहुत सारी ब्लड वेसल होती है। अब हम उसमें से स्किन में नहीं दिखा सकते तो अलग से हम ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एल्वुलाई, ये हो गई हमारी ब्लड वेसल जो उसके ऊपर ही है, ठीक है। अब क्या होता है बच्चे एग्जैक्टली हमारे ब्लड में, हमारे एल्वुलाई के अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन है, ठीक है। तो और ये जो ब्लड आया है इसके अंदर बहुत ज्यादा CO2 है, बहुत ज्यादा क्या है, CO2। अब इसके और इसके बीच में यहां वाले रीजन में मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। इस रीजन में ये जो मैंने हाईलाइट किया ये आपको स्कूल में हाईलाइट नहीं करना। तो इस रीजन में क्या होता है, एक्सचेंज कैसे होगा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कैसे होता है, और यू कैन से इसमें क्या होगा, जो एयर होगी विल मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे CO2 बहुत ज्यादा है, एल्वुलाई में CO2 बिल्कुल भी नहीं है, तो CO2 विल एंटर एल्वुलाई क्योंकि वहां पे कंसंट्रेशन बहुत लो है। और ब्लड वेसल के अंदर ऑक्सीजन ही थी तो ऑक्सीजन इधर आ जाती है, तो सारी ऑक्सीजन हमारी ब्लड वेसल में आ गई और वो फिर फर्दर बॉडी सिस्टम में चली गई और ये यहाँ से बाहर चली गई। तो ऐसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस का आपको डायग्राम ड्रॉ करना और आपको ये लिखना होगा ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो लंग्स के एल्वुलर रीजन से होता है, जिसको हम एल्वुलाई सैक भी कहते हैं। कैसे होता है, क्योंकि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है एल्वुलाई में, दे आर जो हमारे एल्वुलाई की स्किन होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है और उसके दे आर रिच इन ब्लड वेसल्स। और उसके ब्लड वेसल्स के अंदर जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि CO2 ब्लड आता है, CO2 वाला ब्लड आता है, तो क्योंकि ब्लड वेसल में CO2 की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एल्वुलाई सैक, तो CO2 मूव फ्रॉम रीजन हायर रीजन टू लोअर रीजन ऑफ कंसेंट्रेशन। सिमिलरली जो ऑक्सीजन होती है वो एल्वुलाई सैक में बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ब्लड वेसल्स, तो ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन यानी कि ब्लड वेसल। इस वे में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है और रिजल्टिंग एल्वुलाई में CO2 चला गया एंड ब्लड वेसल के पास ऑक्सीजन आ गई। ठीक है बच्चे, समझ आ गया? नहीं समझ आया तो उसको दोबारा सुन लो एक बारी। नहीं फिर भी नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करो ताकि मैं आपको पर्सनली उसमें दोबारा से ये बताऊं, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद आते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन का लास्ट टॉपिक। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की अगर बात करें बच्चे हम, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ब्रीदिंग कितने टाइप की होती है, ब्रीदिंग के कितने पार्ट्स होते हैं? बेसिकली तो ब्रीदिंग जो होती है वो हमारी डिवाइडेड होती है बच्चे 2 पार्ट्स में, दैट इज इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन और इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। ठीक है बच्चे, 2 नाम से हम उसको पढ़ सकते हैं, इंस्पिरेशन, इनहेलेशन, एक्सपायरेशन, एक्सहेलेशन। ठीक है, ये बात हमें थोड़ी थोड़ी समझ आ गई। अब अगर हम बात करें बच्चे इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन एंड इनहेलेशन में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी जब हम ये पढ़ेंगे, तो ये हम पहले बता देती हूँ मैं आपको। एक तो डायफ्राम, वो इलास्टिक स्ट्रक्चर, डायफ्राम या तो रिलैक्स होगा या फिर स्ट्रेच होगा, ठीक है। दूसरा रिब्स, रिब्स समझ आता है,
स्टर्नम, अब स्टर्नम क्या है पता है आपको? इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। इन तीनों का अपवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट वो सब पढ़ेंगे। अब आपको रिब्स, स्टर्नम और इंटरकोस्टल मसल्स पहले बताती हूँ, फिर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पे चलते हैं। ओके, ये आपको कहीं ड्रॉ नहीं करना, बस समझने के लिए। जैसे ये हमारा पार्ट है, ये ट्रैकिया हो गया, ये ब्रोंकाई हो गया, ये लंग्स हो गए, और ये हमारा लेफ्ट लंग हो गया, ठीक है, इतना पता है। ये हार्ट हो गया, ये पता है। नीचे डायफ्राम हो गया, ये सबको पता है। अब रिब्स कहाँ पे होती है? रिब्स इसके ऊपर ऐसे होती है, अब रिब्स के सेंटर में एक रीजन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जो इन सारी रिब्स को पकड़ के रखता है, एक तरीके से ज्वाइन करवाता है, इसको हम बोलते हैं स्टर्नम। दोबारा से, ये रिब्स हैं, ठीक है, ये रिब्स हैं। इनके साइड में ऐसे इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, ठीक है। अब मैं इसको लेबल कर देती हूँ एक बारी। ये हो गई रिब्स, ये हो गई कोस्टल मसल्स। 11th में जब पढ़ते हैं ना, तो इसमें बताते हैं इंटरकोस्टल मसल्स हैं या इनर है, एक्सटर्नल है, कैसी है, ठीक है। और ये जो सेंटर में डार्क रीजन है, इसको बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी कह सकते हैं, और ये है डायफ्राम। इन चारों चीजों के बारे में हमें पढ़ना है ड्यूरिंग व्हाट? मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब मैकेनिज्म की बात करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं हम इनहेलेशन की। इनहेलेशन में क्या होता है बच्चे? इनहेलेशन बहुत इजी है। इनहेलेशन में हमारा, यहाँ पे हाथ रखेंगे सब अपने नेक से थोड़ा नीचे, ठीक है, चेस्ट के पास, और सांस लेंगे। तो जब हम ऐसे सांस लेते हैं तो क्या हो रहा है? ऐसे लग रहा है कोई चीज ऊपर की तरफ आ रही है, कोई चीज बाहर की तरफ आ रही है। तो इनहेलेशन में क्या होता है बच्चे? अगर हम साइड व्यू देखें, हम साइड व्यू देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारा माउथ हो गया, ये हमारा ट्रैकिया हो गया, ये हमारे लंग्स हो गए नॉर्मल साइज के, ठीक है, और ये हमारा डायफ्राम हो गया। इसके ऊपर ये हमारे स्टर्नम हो गई, स्टर्नम, रिब्स, इसके ऊपर हमारी स्टर्नम हो गई, रिब्स हो गई, और कोस्टल मसल्स हो गए। थोड़ा थोड़ा समझ आया? अब जैसे ही हमको सांस लेनी है, तो सबसे पहले डायफ्राम जो यहाँ पे ऐसा था, वो सबसे पहले फ्लैट हो जाता है। डायफ्राम सबसे पहले फ्लैट हो गया, माउथ तो वहीं रहेगा, ट्रैकिया भी वहीं रहेगा। जैसे ही वो फ्लैट हुआ, तो लंग्स की कैपेसिटी आपको दिखेगा कि थोड़े से लंग्स बड़े हो गए, क्योंकि नीचे से स्पेस मिल गया। प्लस जो हमारी स्टर्नम थी और रिब्स थी, वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करती हैं। दोबारा से हाथ रखो चेस्ट में, फील करो कोई चीज ऊपर की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है। तो वही चीज हुई यहाँ पे बच्चे, कि जो रिब्स थी, स्टर्नम थे, ये बाहर की तरफ आई और ऊपर की तरफ आई। डायफ्राम फ्लैट हो गया, तो डायफ्राम जो था यहाँ पे, डायफ्राम बच्चे आपका फ्लैट हो गया, या फिर स्ट्रेट हो गया, या फिर स्ट्रेच हो गया, कोई भी टर्म आएगा, या कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इन चारों तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद बची हमारी रिब्स, स्टर्नम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। ये सारी क्या हुई? अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव हुई, अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव हो गई।
अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव हो गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे जो लंग्स की कैपेसिटी ओवरऑल, मैं इसको हाईलाइट करके दिखाती हूँ, ओवरऑल कैपेसिटी जो थी वो लंग्स की इंक्रीज हो गई। अब अगर हम बात करें प्रेशर के फॉर्म में या कॉन्सेंट्रेशन, पहले मैं कॉन्सेंट्रेशन, हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो एनवायरमेंट में 20 पॉइंट समथिंग % है, तो हम यहाँ पे 21% है। उसके कंपैरिजन में हमारे लंग्स में बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर रीजन, ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, और ये हुआ नॉर्मल डिफ्यूजन, और हमारे लंग्स में बहुत सारी ऑक्सीजन आ गई। अगर हम बात करें बच्चे किसके फॉर्म में, प्रेशर के फॉर्म में, जब हमारा एरिया बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया, लो प्रेशर जनरेट हुआ, जिसकी वजह से बाहर से ऑक्सीजन इजीली अंदर मूव कर गई। अब आते हैं एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में आपको पेट पे हाथ रखना है और सांस बाहर छोड़नी है, जोर की छोड़ो। तो बहुत जोर से जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हो तो क्या हो रहा है, आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है कि पेट अंदर जा रहा है, पेट अंदर जा रहा है ना। तो अब इसमें क्या है, इनहेलेशन के बाद आते हैं हम एक्सहेलेशन में। एक्सहेलेशन की अगर हम बात करें बच्चे, तो एक्सहेलेशन के केस में क्या होगा, ऑलरेडी हमारे जो लंग्स हैं अभी बड़े हैं, और डायफ्राम जो है हमारा वो फ्लैट है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड है, और हमारी रिब्स जो थी वो स्टर्नम एंड रिब्स जो थी वो आउटर एंड अपवर्ड में ही है। ठीक है, तो अब जैसे ही हमने सांस बाहर छोड़ी बेटा, तो क्या होगा कि जो हमारे माउथ तो वहीं रहेगा, नेक भी वहीं रहेगी, ठीक है, और सबसे पहले क्या हुआ, हमारा डायफ्राम डोम शेप हो गया, रिलैक्स हो गया, डायफ्राम छोटा हुआ, जिसकी वजह से पूरे लंग की कैपेसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, स्मॉल बन गया। प्लस हमारी जो स्टर्नम वगैरह थी वो वापस से कहाँ आ गई, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड आ गई। ठीक है, ये कैसे हुई, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड हो गई। ठीक है, अब हुआ क्या, प्रेशर के फॉर्म में बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी CO2 थी, क्योंकि हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ लिया, बहुत सारी CO2 फिल्ड थी इसके अंदर। अब जैसे ही जगह छोटी हो गई, यानी कि कंप्रेस हो गए, हमारे लंग्स का एरिया कम हो गया, तो यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया, लंग्स के अंदर प्रेशर हाई हो गया, तो प्रेशर की वजह से CO2 बाहर चली गई। या फिर हम एटमॉस्फेयर में देखें तो CO2 कितनी है, 0.03%। ठीक है, अब इस एनवायरमेंटल CO2 के कंपैरिजन में हमारे छोटे से लंग्स में बहुत ज्यादा CO2 है, तो CO2 विल मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और वो बाहर चली गई। अब इसमें क्या क्या चेंजेस हुए, डायफ्राम हमारा वापस डोम शेप्ड हो गया, डोम शेप कह लो या फिर रिलैक्स फॉर्म्ड उसका ये है। बची हमारी रिब्स, स्टर्नम एंड मसल्स, मैं पूरा नहीं लिख रही, कोस्टल मसल्स, ये सारी मूव हो गई डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड हो गई। तो ऐसे हमारा ब्रीदिंग यहाँ पे बच्चे कंप्लीट होती। तो दिस कंप्लीट्स रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।